हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर फर्स्ट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर जुलाई 2019 वाला है और क्रम से मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूं। जैसे पेपर हुए थे 2011 से लेकर और 2024 तक जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं, मैं सभी के सीडीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन, पहला विकल्प है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा विकल्प लिखा है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तीसरा विकल्प है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और चौथा विकल्प है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। तो जीन पियाजे ने माना है कि बच्चे जो है नन्हे अन्वेषक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई हैं। और जीन पियाजे के बारे में आपको पूरा पढ़कर जाना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जीन पियाजे से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो आपको जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं वो आपको डिटेल में पढ़ के जानी है। तो इस प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प सही होगा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जीन पियाजे ने क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि दुनिया में पहले से मौजूद ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि इसे किसी बच्चे को सिखाया जा सके। ना ही बच्चे को ज्ञान सहज रूप से आता है, यानी अपने आप आता है। ज्ञान का विकास तब होता है जब बच्चा संसार में कार्य करता है। और इन्होंने ये तो मुख्य रूप से बताया ही है कि बच्चे जो हैं सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। जानकारी केवल पर्यावरण से उनके दिमाग में प्रवेश नहीं करती, यानी सक्रिय रूप से वे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम फिल करना है से तक है। पहला विकल्प लिखा है शीर्षगामी अधोगामी। दूसरा विकल्प है अधोगामी शीर्षगामी। तीसरा विकल्प है अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। और चौथा विकल्प लिखा हुआ है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास। तो चालक विकास यानी क्रियात्मक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी जो क्रियात्मक विकास है उसका क्रम पूछा गया है। तो उसका जो क्रम है वह होता है अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास से परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये जो चालक विकास है ये क्या होता है? तो ये शारीरिक विकास को संदर्भित करता है और एक क्रियात्मक कौशल क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का उपयोग करना शामिल होता है। तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न दिया गया है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? पहला विकल्प लिखा है किशोरावस्था, दूसरा विकल्प है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा विकल्प है पूर्व क्रियात्मक अवधि और चौथा विकल्प है बाल्यावस्था की समाप्ति। तो इसमें पूछा गया है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, तो वह होती है किशोरावस्था। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्टैनले हॉल ने इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा है। आंधी तूफान की अवस्था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अच्छा प्रश्न है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं। इसमें क्या कह रहा है बच्चा? हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है, तो वह दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास अवस्था में है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोहल वर्ग ने 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं, यानी 6 चरण हैं। तो ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? पहला विकल्प है अहम केंद्रित वार्ता, दूसरा है व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा विकल्प है भ्रांत वार्ता और चौथा विकल्प है समस्यात्मक वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की उन्हें कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प है विकसित जेंडर निर्माण, दूसरा है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा विकल्प है जेंडर सिद्धांत और चौथा विकल्प है जेंडर प्रासंगिकता। तो खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, तो यह दर्शाता है जेंडर रूढ़िवादिता। दूसरा विकल्प इसमें सही है। यानी कि ये कहा जाए कि ये रंग तो सिर्फ स्त्रियों के लिए ही है, ये रंग सिर्फ पुरुषों के लिए है, ये कार्य सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं। तो इस प्रकार की यदि सोच किसी की है तो वह दर्शा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। पहला विकल्प है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, दूसरा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, तीसरा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और चौथा विकल्प है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो यदि प्रारंभिक कक्षा कक्ष में कोई बच्ची अपने साथ कुछ अनुभव लाती है तो क्या करना है? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अस्वीकार आपको नहीं करना है, उपेक्षा किसी बच्चे की नहीं करनी है। उस पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे जो हैं अपने विचारों को और अनुभवों को प्रदर्शित ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए
पहला विकल्प है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। दूसरा है वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तीसरा है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। और चौथा विकल्प है यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यहाँ पर शिक्षिका होना चाहिए, शिक्षक लिखा है। तो कुछ ऐसे शब्द मैंने आपको पहले भी बताए हैं वीडियो में, जिन्हें देखकर आप पहले ही काट दीजिए क्योंकि वो वैकल्पिक उत्तर नहीं होते हैं। जैसे तुलना करना, विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना। शिक्षक के लिए तो सभी बच्चे समान होते हैं, किसी विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को आप बढ़ावा देंगे तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे कि उन्हें महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। तो दूसरा भी गलत हो गया। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, ये भी गलत है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यह संप्रेषित करे, यानी कि संवाद करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो बच्चे इससे क्या करेंगे, सहज महसूस करेंगे, अपने भावनाओं को, विचारों को, अनुभवों को प्रदर्शित करेंगे। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये समझ जाएंगे कि उनकी संस्कृति को सम्मान दिया जा रहा है, उनके विचारों को समझा जा रहा है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। पहला विकल्प है एकीकृत शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है पृथक्करण और चौथा है मुख्य धारा शिक्षण। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए और स्कूल को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश सुनिश्चित करना चाहिए। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। पहला विकल्प है समावेशी शिक्षा, दूसरा है मुख्य धारा शिक्षा, तीसरा है विशेष शिक्षा और चौथा है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो अभी आपको बताया है कि सभी को समान रूप से नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। तो पहला विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में मिलान करना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो लिखा है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली जो है इसे किससे मिलाएंगे, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। तो ए को मिला देंगे डी से। उसके बाद लिखा है, पहले को डी से मिला देंगे, अधिगम आसक्तता। दूसरा लिखा है अधिगम आसक्तता, इसे मिलाएंगे पहले से धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। उसके बाद तीसरा लिखा है सृजनात्मक, तो इसे मिलाएंगे बी से मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और चौथा लिखा है अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, तो इसे मिला देंगे सी से। एक ही बचा हुआ है आसानी से विचलित होने की आदत। तो ए का, पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, पहला विकल्प है
शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तीसरा है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और चौथा विकल्प है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखेंगे जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को कक्षा में प्रश्न। पहला विकल्प है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और चौथा है पूछने से रोकना चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। पहला विकल्प है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। दूसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तीसरा है निर्देश एवं संचालन। और चौथा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण यानी कि रटना और प्रत्यावाहन, तो इससे सार्थक अधिगम नहीं होता है, क्योंकि रटने वाला जो ज्ञान होता है वह स्थायी नहीं होता, कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाता है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। पहला विकल्प है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। दूसरा है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तीसरा है का उत्साह भंग हो जाता है। और चौथा विकल्प है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो है सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की गलतियां। पहला विकल्प है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। दूसरा विकल्प है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तीसरा विकल्प है अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। और चौथा विकल्प है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं वह अधिगम का ही एक भाग होती हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चे जो हैं गलतियों से ही सीखते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, हम सब ने बचपन में गलतियां की हैं, पढ़ने में, लिखने में, तो ये अधिगम का ही भाग होती हैं। और तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को। पहला विकल्प है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तीसरा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। और चौथा विकल्प है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो आकलन या मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। पहला विकल्प है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। तीसरा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। और चौथा विकल्प है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है।
जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। जब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, तब उनमें बिना प्रयास के आसानी से कार्य छोड़ देने की संभावना है। पहला विकल्प है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं। दूसरा विकल्प है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। और चौथा विकल्प है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो नीचे एक स्थिति दर्शाई गई है और पूछा गया है कि यह किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो पहला विकल्प सही होगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। शिक्षिका होगा, यहाँ पर शिक्षक लिखा हुआ है और नीचे लिखा है कर सकती है, तो यहाँ पर होगा शिक्षिका। पहला विकल्प है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। दूसरा है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। और चौथा विकल्प है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। पहला विकल्प है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरा है निगमनात्मक विधि। तीसरा है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। और चौथा विकल्प है परंपरागत विधि। तो पूछा गया है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, तो वह होती हैं अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। दूसरा है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। और चौथा विकल्प है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो बुद्धि के बारे में जो सही है वह है चौथा विकल्प कि बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। पहला विकल्प है परिवार। दूसरा विकल्प है विद्यालय। तीसरा विकल्प है सरकार। और चौथा विकल्प है मीडिया। तो इसमें पूछा गया है प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है, तो वह है परिवार। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। पहला विकल्प है बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तीसरा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। और चौथा विकल्प है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि बच्चों की जो सोच होती है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जेंडर है
पहला विकल्प है एक जैविक निर्धारक है, दूसरा है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, तीसरा है एक सामाजिक संरचना है और चौथा है एक आर्थिक अवधारणा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। पहला विकल्प है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, दूसरा है संवेगात्मक, भौतिक, आध्यात्मिक एवं स्व, तीसरा विकल्प है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मक एवं संवेगात्मक और चौथा है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। तो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान पूछी गई है, तो वह होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला विकल्प है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। दूसरा विकल्प है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तीसरा है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। और चौथा है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में जो कथन सही है वह है पहला विकल्प कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। पहला विकल्प है छोटे वयस्कों के रूप में, दूसरा विकल्प है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तीसरा है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और चौथा है खाली स्लेटों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? जॉन ड्यूबी ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, पहला विकल्प है एक सामाजिक गतिविधि है, दूसरा है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, तीसरा है एक निष्क्रिय गतिविधि है और चौथा है एक अनुबंधित गतिविधि है। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है पूछा गया है। पहला विकल्प लिखा है वर्तुल प्रतिक्रिया, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, तीसरा है विलंबित अनुकरण और चौथा है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो ये जो पेपर था ये जुलाई 2019 वाला था। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।